हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी का अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आप लोग गौर से देख रहे होंगे, अगर देख पा रहे होंगे तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो अभी जो है 2026 में जेआरएफ बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत करीब आ चुका है और सब स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों का दिल में धक धकी सा हो गया होगा इस बात से लेके कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब अभी मैं आप सभी को देने वाला हूँ और साथ में उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं जो है आप सभी के लिए क्लास 10 वालों के लिए मैथ का हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें आप सभी को एग्जाम में काफी मदद होगी और अच्छे ढंग से आप लिख पाइएगा। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि मैं जो है आप लोग के लिए देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया हूं, जिनमें आप सभी को मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं बल्कि बोल सकते हैं इसको, हर चैप्टर से क्वेश्चन निकाला हूं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को देने वाला हूं और मजे में रहिए, क्योंकि इससे काफी महत्वपूर्ण बेनिफिट होगी आप सभी को। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को कहां से स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्ट जो है मैं आप सभी को वास्तविक संख्या चैप्टर 1 जो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आप लोग का? फर्स्ट चैप्टर में आप लोग का वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या। आखिर ये क्या है वास्तविक संख्या, क्या है इसके बारे में समझिए। और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या जो है इतना डीपली ना घुस के बस ऊपर ऊपर बता देते हैं और ना लिखवाते जाता। तो क्या बताने आए हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्वेश्चन कराने आया हूँ ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। आप तो पढ़ने नहीं है, बस क्वेश्चन देखने हैं, तो ठीक है आपको क्वेश्चन ही बताते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या तो एक बार जान लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ के जितने भी संख्याएं होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी को आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उसके बारे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला यूज होता है वो एलसीएम। पहला फॉर्मूला याद रखना, ए रहे और बी रहे, एक दो नंबर दिया रहेगा उसमें गुना और एक एचसीएफ तो पढ़े होंगे कभी, ए और बी इसमें रहेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? ये होता है एलसीएम गुने ये a इंटू बी होता है। ठीक है, अब क्या करेगा, यहां से तीन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको क्या दिया रहेगा, कोई एक एलसीएम दिया रहेगा या फिर कोई एक एचसीएफ दिया रहेगा। आप बोलेगा कि एलसीएम निकालो या फिर एचसीएफ निकालो। इसको कैसे निकालेंगे? जैसे बोल दिया कि हमको बोलेगा कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में कोई एक नंबर दिया रहेगा तो a इंटू बी करेंगे और बटे में क्या लिख देंगे, बटे में एचसीएफ लिख देंगे। ठीक है, जितना भी एचसीएफ दिया रहेगा ए और बी का तो उसका एचसीएफ को यहाँ लिख देंगे। अगर बोलेगा कि हमको निकाल के दो एचसीएफ, तो एचसीएफ में ए और बी दिया रहेगा और ए और बी की ए की जगह में इसमें ए इंटू बी कर देना है और जो एलसीएम है यहाँ से एलसीएम गुना में का भागा में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ए और बी का। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ये तीन फॉर्मूला है जो इसमें यूज होगा। एक और चीज यूज होगा, एक बता देना चाहूंगा कि ये है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ले लीजिए। आगे आपका एक टॉपिक आता है जो हमारे चचा है, जो बड़ी बढ़िया टॉपिक दिए तो चचा जी, जो जिसका नाम क्या था, इसका नाम जो है, इसका नाम क्या था? तो नाम जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड साहब जो थे हमारे, वो एक विभाजन का सूत्र दिए थे जिसमें क्या बोला था कि कोई एक संख्या को भाग देते हैं। जैसे कोई एक संख्या को भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं 6, जैसे लेते हैं 6 संख्या और इधर लेते हैं भाजक में क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं और 3 2 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0। तो इसमें जो है कौन क्या क्या चीज होता है इसके बारे। तो सबसे पहले क्या होता है, ए जो होता है बीच वाला होता है जो बड़ा होता है, और बी जो होता है वो छोटा होता है उससे जो यहाँ क्वाड्रेंट बचता है क्यू, इसको बोलते हैं क्यू, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं आर। तो यही को बताया था कि ये जो भाग हुआ
हमारे चच्चा यूक्लिड विभाजन ने बताए थे कि इसमें क्या बताए थे, इसमें लिख दे, पहले आपका नाम लिख देते हैं नहीं तो भूला जाइएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ये चर्चा क्या बोले थे कि अगर कोई बड़ा संख्या है तो बड़ा संख्या क्या होगा, बाहर लिखाएगा, और किस फॉर्म में टूट रहा है तो इस फॉर्म में टूट रहा है, कौन सा, बी क्यू प्लस में आर। यही चर्चा बोले थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तेजी से निकालेंगे ताकि आपको भी बोर ना लगे और सुकून से पढ़ सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलेगा, एसीएफ निकालिए, किसके हिसाब से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। ये हमारे चच्चा जी थे, वो क्या बोले थे, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। कोई भी संख्या दो संख्या रहेगा, इस हिसाब से हमको एचसीएफ निकालना है। अब इस हिसाब से एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको आप देखिए। तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन लिए हम, पहला नंबर में एचसीएफ में 196 और कितना 38220। अब क्या करना है, सबसे बड़ा वाला संख्या को क्या मान लेना है, ए मान लेना है, और छोटा वाला संख्या को क्या मान लेना है, बी मान लेना है, और इसको भागा करना है, ठीक है। भाग करते हैं, जैसे 38200 220 हो जाएगा, और इसको हम लोग भाग करते हैं 196 से। तो इसका स्टेप कैसे लिखा है, तो इधर चलते हैं हम लोग, आपको बता देना चाहूंगा कि इधर स्टेप लिखते चलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं स्टेप 1 में क्या निकलता है, जैसे स्टेप 1 में क्या निकला कि ए जो है वो बड़ा संख्या, तो ए एक जगह में क्या लिख देंगे, एक जगह में 38220 लिख देंगे, 38220 लिख देते हैं, तो लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं बी की जगह में क्या है, बी की जगह में हम 196 लिख देते हैं। अब 196 निकला, उसके बाद क्यू निकालना है और आर निकालना है, तो उसको निकालते हैं। जैसे कि क्यू की जगह में क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 196 और 382 भाग देंगे बचेगा, तो इसमें कितना बार में जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा, ज्यादा बार में जाएगा, ठीक है। 196 ये हो गया 196, ठीक, बचा क्या। अब देखिए क्या निकला, यहाँ पर 1 निकला है, वो 1 क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू है, तो इसमें लिख देते हैं क्यू। अब उसके बाद क्या लिखना है, प्लस, अब बचेगा रिमाइंडर। अब घटाओ, इसमें घटा देना है, तो घटाए किसे, 12 में 6 घटाए कितना होगा, तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा तुम्हारा, ये कितना बच रहा है, ये इसमें 17 हो गया, 17 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 8 होगा, 186। तो बचा इसमें कितना, 100, इसमें 1862 बचा। तो इसमें क्या हुआ कि रिमाइंडर कितना बचा, 1862। ये हो गया स्टेप 1 में। अब आगे चलते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि अब देखिए 196 और 1862 क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, फिर से ये बी बन जाएगा, और फिर क्या है, ये ए बन जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं 1862 इज इक्वल टू, अब बी की जगह में कितना लिख देते हैं, 196 इंटू, अब देखते हैं कितना बार में भाग जाता है। तो आप कर सकते हैं कि इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, और बाकी जो एक ही बार में जा रहा तो ऊपर ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कितना बार में जाएगा, तो आप देखते हैं इसको 196 कम से कम देते हैं, इसको 9 से देते हैं, ठीक, 196 से देते हैं, 9 से देते हैं, तो 9 में कितना बार में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 9 9 81 हो जाता है, 54 और 86 हो जाएगा, ठीक है। और 9 1 9 हो जाएगा, 86 और 74 कितना हो जाएगा, 17 64, तो यहाँ हो जाएगा 64। अब नीचे देखते हैं कितना बचा, तो ये कितना बार में किया, 9 बार में किया, तो अब कितना बार में यहाँ लिखाएगा, तो 9 लिखाएगा, ठीक है, 9 प्लस, और बचा रिमाइंडर कितना उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 12 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 में 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ होगा 9 98 0, यहाँ होगा 0 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 980, तो बचा कितना, 980, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप 3 में चल जाते हैं, स्टेप, क्योंकि अभी जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको लिखते जाना, कूदाते जाना, जाओ साला जाओ, देखा जाएगा, जा
ठीक है, ऐसे करके जाते जाना। सबसे पहले देखो अब 196 और 980 क्या ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये फिर से क्या बनेगा, ये फिर से क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ए में क्या होगा 980 इज इक्वल टू, अब देखते हैं बी के जगह में क्या लिख देते हैं 196 इंटू, अब देखते हैं कितना बार हो जाता है क्यू, क्यू कितना निकला है यहाँ, क्यू कितना निकलता है उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं इसको कम से कम देते हैं 5 से, तो 195 तो कितना हो जाएगा, तो 5 से दे देते हैं, तो 196 इंटू 5 से 530 हो जाएगा ना, 30 95 से कितना हो जाएगा 45 80 और ये 80 5 9, तो इसका होगा कितना 980 बचा कितना 0, इसका हो गया 15195, तो इसका कितना हो गया लास्ट में कितना 5 प्लस में कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में क्या दिख रहा है, एचसीएफ में क्या पता चलता है, रिमाइंडर से पहले जो संख्या आता है, रिमाइंडर से पहले जो बी में संख्या आता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें बी में क्या आ रहा था, इसमें 196 आ रहा था, क्या 196, इसमें भी 196, ठीक है। तो रिमाइंडर से पहले कितना आ रहा था 196, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 196। इस प्रकार हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ निकालने को बोलता है, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलती है तू साला, ध्यान पूर्वक नहीं सुनती है क्या, ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या बोलता है, तो दूसरा नंबर में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर क्या एलसीएफ ज्ञात करना। इसमें यही बोल रहा है कि दो संख्या दिया रहेगा, तो दो संख्या दिया रहेगा, तो ए में दिया रहेगा आपको 96 और बी में आपको दिया है एक 404। इसको सबसे पहले बोला है कि एचसीएफ ज्ञात करके, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर बोला है कि उसका एचसीएफ जैसे ज्ञात हो जाता है तो उसका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। साला ये भी बवाल चीज लग रहा है, और किसके द्वारा करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा करना है, ठीक है। अब गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे करेंगे देखिए, अब देखते हैं कि गुणनखंड विधि मतलब क्या बोल रहा है कि इसको गुणनखंड विधि कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहले ए वाले ले लेते हैं, तो 96 ले लेते हैं, तो अब तो सबसे पहले कितना हो जाएगा 2 का 2 और 2 2 चौका 8 2 8 16, और यहाँ 2 3 4 2 चौके 8, यहाँ 2 3 6 24, और यहाँ हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा तुम्हारा 2 छक 12 2 तिया 6, तो इसमें हो गया इतना इसका गुणनखंड, और 404 का गुणनखंड करते हैं 2 1 2 है 2 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2 और 0 हो गया, ठीक, 108 बच रहा, ठीक है। अब तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 96 वाला को, 96 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अरे हो गए 3 और 3, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरा वाला 404 वाला, तो 404 वाला लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 101, तो इसमें जो मैच करेगा क्या, दोनों से कॉमन आएगा, दोनों संख्या में जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो एचसीएफ कौन आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम लोग का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ 4। तो अब बताए थे एक एलसीएम को फॉर्मूला शुरुआती में, अब उसको गौर किए होंगे तो ध्यान दिए होंगे तो उसको समझ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू क्या बताए थे, एलसीएम अगर दो संख्या रहेगा ए और बी तो उसका एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी बटे में एचसीएफ। तो ए की जगह में कौन लिखाएगा 96 लिख देते हैं, इनटू क्या करते हैं 404 करते हैं, बटे में एचसीएफ कितना लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है, तो आप 4 भाग कर दिया, ठीक है।
अब देखते हैं भाग करके 4 का 4, इसमें हो गया 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 24 और 404 को गुना कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो 404 और 24 को गुना करते हैं, तो 404 को गुना करते हैं 24 से, तो 4 चौके 16, ये 16 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया, 0 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, तो 16 9 6 और इसका हो जाएगा 9, 9696 हो जाएगा इसका एलसीएम। 9696 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को फाइंड करना है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस तरीके से। इसके आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्या है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार इसका क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है। अब दूसरा नंबर के आगे, तो दूसरा नंबर के आगे क्या होगा, चौथा नंबर थोड़ी होगा, तीसरा नंबर ना होगा। तीसरा नंबर गिनती दे दीजिए। तो तीसरा नंबर में क्या बोला गया, कुछ इसी प्रकार उसको मिटा देना है, दो कर देना। अब क्या करना है, तीसरा नंबर में आ जाना। तो तीसरा नंबर में क्या बोला है कि एचसीएफ, देखिए वही फिर से क्वेश्चन आ रहा है वो एचसीएफ 306 और एक क्वेश्चन है 6 से फिर 657 और इसका एचसीएफ जो है एचसीएफ इसका 9 दिया, ठीक है, दिया। तो इसमें बोला है एलसीएम, इसका बोल रहा है एलसीएम 306 और 657 आखिर क्या होगा ये पूछ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक नंबर में आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको आपको करके ही जाना है किसी भी हाल में। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले थे कि एलसीएम निकालेगा तो ए और बी दिया रहेगा। तो ए के जगह में क्या दिया हुआ 360 और बी के जगह में क्या दिया हुआ 657 और एचसीएफ। तो हम एलसीएम निकालने का बताए थे कि ऊपर वाला संख्या को क्या कर दो, गुना कर दो, गुणा कर देते हैं और फिर बाकी वाला संख्या का एचसीएफ के द्वारा भाग कर देते हैं। तो भाग कर देते हैं तो कैसे निकलेगा, अब देखते हैं भाग करके। 9 का 9 दिया 27, 9 चौके 36, 34 बचा और यहाँ पर 657। तो इसको गुना कर दो, कितना आता है उसका आंसर हो जाएगा। तो गुना कर देते हैं 657 और इसको 34 से गुना करते हैं, 4 7 28 हो गया, ठीक है। 4 5 20 हो गया और 2 कितना हो गया 22 हो गया, 4 6 24 हो गया, 24 और 2 कितना 26 हो गया, फिर 3 9 27, 3 9 27 बोलते हैं, 3 7 21 हो गया, 3 5 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 3 6 18 हो गया, 18 और एक जोड़ेंगे कितना होगा 19 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 3 और यहाँ 13 और यहाँ जाएगा एक 12 हो गया, फिर यहाँ 1। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा 12 3 3 8। कैलकुलेशन करना ना मिस्टेक भी हो सकता है, इसका जिम्मा मैं नहीं लूंगा। आप देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन करके क्या सही है क्या गलत है। बस आपको मेथड समझना है और क्वेश्चन को करते जाना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन हटा देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखो दुनिया का वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ना हम लोग जब थे उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या करना है, तो व्याख्या करना है कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 है, 13 प्लस 13 है और इसमें और एक दिया हुआ और एक क्वेश्चन दिया उसी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ, बोला है कि भाज्य संख्या है, इसको बताना है भाज्य संख्या है कि नहीं ये बताना है। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक संख्या का एक के अलावा और कोई भाग देने वाला होना चाहिए। जैसे कि लेते हैं हम लोग 6। अब इसका भाज्य कितना, इसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि इसका गुणनखंड कौन कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसका 6 हो सकता है। इन सब को इसका गुणनखंड हो सकता है, मतलब इसका
कितना गुणनखंड है? तो 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है, मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका एक गुणनखंड खुदे से भाज्य, तो खुदे पट का पट के लड़े और खुदे से, ठीक है, और दूसरा से उसको मतलब है नहीं, अपना में रहे और ये खाया अपना मरेगा, ये जो हो ये अपना भी डिसाइड करता है, ठीक है। ये था आपको भाज्य संख्या बताने का पर्पस। तो भाज्य संख्या क्या बताएं? एक से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक से ज्यादा गुणनखंड दोनों का होगा तो भाज्य संख्या होगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं होगा, ये अलग सी बात है, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, 11 इंटू 11 13 प्लस 13, और इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? एक देखो ये प्लस में है, ठीक है, ये गुना में है, तो ये दोनों सब एक साथ है, अरे बेचारा अकेले है, बेचारा को अकेले कर दिया है साला, ठीक बात नहीं है। तो क्या कर दे? एक कॉमन ले, 13 कॉमन लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू, अब एक 13 कॉमन लेते हैं, एक बचा प्लस में, अब प्लस कॉमन ले लेते हैं, इसमें 13 कॉमन लेते हैं, 13 बचा। तो अब देखते हैं, गुना कर दो सारा, देखा जाएगा। 11 से 77, 77 हुआ, प्लस इसमें क्या होगा? 1 13 और कितना होगा? 78। तो 13 और 78 गुना कर दो, जितना आता है देख लेंगे साला कितना आता है। 78 13 3 8 24 3 9 27, 3 8 24 3 9 27, 27 2 29, और यहाँ हो जाएगा 78, और यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1074 आ रहा है शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, 1074 आ जा रहा है। तो अब देखो 1074 क्या भाज्य संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक से ज्यादा तो इसका भाज्य है, क्योंकि एक से भी जाएगा और दो से भी, कतनो नहीं करने से ये दो से जावे करेगा, ठीक है। अब ये चेक हो गया, अब दूसरा चेक करते हैं, साला काहे नहीं चेक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखते हैं क्या कॉमन नजर आ रहा है। इसका क्वेश्चन का प्लस में, अच्छा गुना करके देख लो ना कितना आता है उसी को, ठीक है। गुना करके देखते हैं कितना जाएगा, यह हो जाएगा, ये क्वेश्चन देख रहे हैं सही है कि नहीं लिखा है, तो प्लसवा में नहीं ना है इसलिए बोल रहे हैं। अब गुना करते कितना आता है देख लेते हैं। अब गुना कर दो ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 या 5 5 10, 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 10 या 30 हो गया, 30 चौके कितना होता है? 30 चौके 120 होता है, 120 पचे कितना हो जाएगा? तो 120 पचे कर दो, कितना होता है? 5 0 0 5 10 0 5 का 5, अरे साला 500 हो गया, ठीक है 500 हो गया। तो आप उसको 6 से गुना कर दो, 6 से गुना करेगा तो कितना? नहीं, क्वेश्चन में हमको लग रहा है गलत है, किताबा में देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन में लगता है गलत लिख दिए हैं। अरे गुना कर देना ना, ये जितना गुना कर देना, मेथड आप समझ लीजिए। खाली मेथड क्या समझना है कि एक से ज्यादा बार उसका गुणनखंड होना चाहिए, ये बोल रहा है। अगर एक से ज्यादा बार गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको यही तो साबित करने बोला था इसको, ठीक है। आगे अगर देख लेते हैं कि इसके बाद इसका वाला क्वेश्चन हुआ, आगे देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन हुआ 5 नंबर में है। इसमें क्या करना है कि एक दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बड़ी पूछ देता है साला, क्या करता? बड़ी पूछता। अरे बड़ी पूछता है तो आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो आप बड़ी टेंशन में आ जाइएगा, बाबा क्या हो जाएगा मेरा। तो सबसे पहले कुछ नहीं क्या बोलना है कि ये इसको प्रूव करना है, क्या कहते? प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको पूर्णांक में भीतर आवे न करता है। जैसे पूर्णांक में क्या आएगा? -16 आएगा, 0 आएगा, प्लस वाला आएगा। तो पूर्णांक संख्या में कभी भी रूट वाला संख्या नहीं आता है। तो ये क्या आपको प्रूव करने बोला है, जबरदस्ती देके कि रूट वाला दिख रहा है ऐसो, तो सारा बोला अपरिमेय संख्या। ठीक, कोई बात हम प्रूव कर देते हैं। तो आप भी इसी तरीके से करिए कि आपको जबरदस्ती बोला है तो आप भी जबरदस्ती मानिए। क्या मानिए कि आप ये मान लीजिए कि यहाँ बोला अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है, तो आप बोलिए कि नहीं यह परिमेय संख्या है। तो आप बोलिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। वो बोल रहा है अपरिमेय संख्या, तुम बोलिए तो आप बोलिए क्या है परिमेय संख्या, मतलब क्या है परिमेय संख्या है, तो जिसे क्या कर सकते हैं P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो लिखिए, कैसे लिखिएगा देख लेते हैं सर। अब लिखेगा तो लिखेगा, ठीक है। और जहां पर ही कहा जिसमें और P और Q क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। P और Q विषम पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। चाहिए विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं, अरे विषम पूर्णांक वही 1 3, इसमें ये बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, प्लस वाले लिखना, सिर्फ धनात्मक प्लस लगा दे, ठीक है। धनात्मक लिखना, उसमें 1 3 5 7 ये सब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, 5/7 होना चाहिए। काटना पीटना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही आना चाहिए, ठीक है। उसका क्या गुणनखंड सिर्फ एक ही होना चाहिए। इसको आपको बात को ध्यान देना, ठीक है, होना चाहिए। और यहाँ पर एक और से ध्यान देना है कि Q के जगह में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ये आपको बता देना चाहूंगा। तो इसको क्या करते हैं 3 + 2√5, और इसको हम लोग कर देते हैं, इधर चल जाएंगे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, लिख दिए P/Q, ठीक है। अब ये 3 को क्या करते हैं भगा देते हैं, साला भाग यहां से निकल, तो भगा देते हैं, तो भाग निकल साला, तो 3 को भगा देते हैं तो उसका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और इसका एकरा हट रहने देते हैं, ठीक है, नहीं रहने काहे देंगे, साला इसको भी भगा देते हैं, तो ठीक है। गुना में तो भागा में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा P/, और ये हो जाएगा P/, सॉरी 5 है, P/2Q माइनस हो जाएगा 3Q, 3 बोलते हैं 2, ठीक है। इस प्रकार अब देखो ये है हमारे पूर्णांक संख्या, क्या ये है पूर्णांक वाला संख्या। पूर्णांक जिसमें क्या होता है कि माइनस वाला भी संख्या आता है और प्लस वाला भी संख्या, देखो प्लस वाला भी संख्या है, माइनस वाला भी संख्या है। पूर्णांक अगर मान के चलिए ओके एक एक संख्या रहता है, जैसे एक एक संख्या जैसे माइनस वाला भी रहता है, सिर्फ माइनस वाला भी फिर भी वो पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और ये देखिए साला पूर्णांक संख्या, ये बकलोलवा देखिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप बताइए अपरिमेय बराबर होता है पूर्णांक संख्या के, अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या क्या होता है, दोनों बराबर होता है, कहीं जिंदगी में नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें लास्ट में यही एक हिंदी लिखना कि जो हम लोग माने थे वो एक विरोधाभास है, उल्टा साबित हो रहा है बुढ़वा। मतलब हम लोग जो मानते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो मानते नहीं है, इस प्रकार से उसको लिख देना है। तो क्या बोलता है कि एक जो है P/2Q माइनस 3/2 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या प्राप्त हुआ इससे, हम लोग जो माने थे इससे विरोधाभास, इससे विरोधाभास साबित
जो माने तो क्या होता है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करना है, इसलिए क्या बता रहे हैं, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। समझ में आया इतना सा, ये बिल्कुल समझ में आने की प्रयास किए होंगे। तो ये जो है हम अभी तक कितना क्वेश्चन बोला, 5 क्वेश्चन बताएं, ठीक है, और 3 क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है एकदम परफेक्ट, और नहीं पूछा जाएगा। तो अब यही वाला क्वेश्चन वहां जो 3 + 2√5 है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ एक रहेगा, ठीक है, वो एक रहेगा, पूछ रहेगा, एक रहेगा। देखो पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या आपस में गुना होता तो वो क्या होता, पूर्णांक बन जाता है, ठीक है, समझ में। तो इसमें एक और चीज ध्यान देना है, उसको भी साबित करना है। क्या साबित करना है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार अभी लिखे आप सभी को उसी प्रकार हिंदी में लिख देना है। क्या लिखना है, ये बकलोलवा क्या बोला था, ये अपरिमेय संख्या, खुद दिख रहा है कि यहाँ √2 है अपरिमेय संख्या, फिर भी क्या प्रूफ करो कि ये अपरिमेय। तुम भी वो इतना ही कह दो कि क्या करना है, कि तुम भी क्या करना है कि आप जो है उसको उल्टा मांगी साला, देखा जाए 3√2 क्या है, परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या तो p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली है, जिसमें p और q क्या होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, या फिर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, विषम पूर्णांक होना चाहिए। -16 भी हो सकता है, +16 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें q नीचे वाला हर नहीं, वो नहीं, क्यू बोल रहे हैं, q = 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे आपको बता देना चाहिए, उतना से हिंदी लिख लीजिए, ठीक है। तो आप उतना से हिंदी लिख लिया, 3√2 बराबर की, तो क्या बोले थे कि 3p/q के रूप में लिख सकते, तो p/q के रूप में लिख दिए। तो आप √2 क्या है, √2 का क्या करते, भगा देते हैं इधर, तो यहाँ हो जाएगा 3p हो जाएगा, 3p हो जाएगा, ठीक है, 3p नहीं। अब देखिए ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, पूर्ण संख्या ना, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक है, p/q क्या है, भिन्न में है, ठीक है, पूर्णांक नहीं भिन्न, भिन्न में लिखा हुआ जो क्या है, पूर्णांक संख्या। और रूट क्या है, यह क्या है, रूट अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब बताइए ये क्या है कि पूर्णांक, और ये पूर्णांक है, पूर्णांक और अपरिमेय संख्या क्या आपस में बराबर होता है, पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में क्या बराबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता रे गधेड़ा। तो क्या साबित हुआ, जो हम लोग माने थे परिमेय संख्या गलत हो गया ना, विरोधाभास हो गया ना, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, p/3q एक क्या है, पूर्णांक है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे हम लोग विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, मतलब इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आया होगा। आगे अगर चलते हैं तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का ढकलोल जैसा। तो बकलोलवा क्या करना है, देखो अब यहाँ 3√2 था, तो अब अकेले रहेगा, एकले रहेगा, बस एकले रहेगा, ठीक है। तो एकले में लिख देते हैं √3। अब √3 में जैसा हम लोग पहले हिंदी आपको लिखवाए थे क्या, कि
यहाँ बोला है अपरिमेय, तो मानना है क्या परिमेय। अब परिमेय बोलता मानेगा क्या अपरिमेय, तो मान लो साला अपरिमेय। √3 क्या है एक परिमेय संख्या, मतलब √3 को क्या कर सकते हैं p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें p और q क्या होना चाहिए विषम पूर्णांक होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए, जिसमें q बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब √3 बराबर क्या लिख सकते हैं p बटे q। ठीक है, अब क्या करो इसको जो है दोनों तरफ से, दोनों तरफ क्या कर दो, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या कर दो वर्ग कर दो। स्क्वायर क्या बोलते हैं वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं तो वर्ग कर देते हैं तो इसका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब p का बटे q का होल स्क्वायर कर देते हैं तो √3 और इसमें कर देते हैं, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और इसमें कर देते हैं और एक लिख लेते हैं p बटे q, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। तो देखो चचा इसमें हम हटा देते हैं इसको, 3 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 बराबर p स्क्वायर बटे q इंटू q लिख सकते हैं बिल्कुल। अब एक q इधर भगा दो, 3q बराबर क्या लिखते हैं p बटा p स्क्वायर बटे q। अब देखो इसमें ये भिन्न वाला संख्या है, ठीक है, भिन्न वाला संख्या ये है और ये देखो ये है पूर्ण संख्या और ये है दोनों पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या क्या मिलके बनता पूर्णांक बनाता। और पूर्णांक और भिन्न संख्या कभी एक दूसरे के बराबर होता है बिल्कुल नहीं होता है। पूर्णांक में क्या होता है माइनस वाला संख्या आता है प्लस वाला संख्या, कभी देखियो भागा वाला संख्या। भिन्न वाला संख्या कभी बराबर नहीं होता है। इसलिए आपको यह साबित होता है कि थ्योरी क्या है, नहीं p बटे q एक क्या है भिन्न संख्या है, जबकि थ्योरी q क्या है किधर गया, थ्योरी q एक पूर्णांक है। इससे हम लोग को विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है आपको दिखाना है, ये है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको आपको सही से बता देते हैं क्योंकि ये जो है हम लोग का क्वेश्चन बड़ी टेंशन वाला था, इसलिए आपको 3 जो प्रकार क्वेश्चन बताए हैं। पहला जो बताया तो उसका हिंदी पूरा लिख लेना, बाकी जो कैलकुलेशन बीच वाला था इसको हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें ये पूर्णांक संख्या या भिन्न वाला संख्या है। भिन्न वाला संख्या और पूर्णांक संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन बताने देना चाहूंगा कि इसको क्वेश्चन लिखिए देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दर्शाइए कि सॉरी इसका मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q + 1 और एक और है या 6q + 3 के या फिर या 6q + 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का होता है या होता है। ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है
तो इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे कि दर्शाएंगे कैसे है, तो दर्शाने के लिए आपको एक पहले चीज बताए थे कि हमारे एक चचा थे। कौन थे चचा? वो कौन चचा थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ये वाला अभी लॉजिक जिसमें जो है जीरो जो होगा वो बराबर होगा या बड़ा होगा r से, और b जो होगा छोटा होगा, r जो होगा वो b से छोटा होगा। ये आपको अभी सिद्ध कराएंगे, ठीक है, इसकी मदद से। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या करना चाहिए। तो बोला है कि क्यू एक माना क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक मान लो b की जगह में क्या ले लेते हैं 6। तो हम लोग को इससे प्राप्त शेषफल कौन सा होगा? तो यहाँ आ जाते हैं, एक लाइन और लेते हैं, यूक्लिड विभाजन यू, इसको लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा क्या होता है एल्गोरिथ्म द्वारा? ये अभी बताए थे, अभी जो बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस में r, और जिसमें 0 बराबर होगा r से, और b से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से b की जगह में रखेंगे 6, तो इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए? प्राप्त शेषफल कितना होना चाहिए इसमें? प्राप्त शेषफल होना चाहिए r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक जाएगा, क्योंकि b क्या बोले थे कि b जो होगा वो बड़ा होगा r से। तो r तो 6 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 5 सब ले सकते हैं। आप देखते हैं पुट करते हैं तो एक जगह में कुछ ना रखते, तो एक जगह में रहने देते कुछ ना रखते हैं, ठीक है। तो एक जगह में ए रखते हैं, तो ए को क्या लिख सकते हैं? तो एक जगह में लिख सकते हैं 6 लिखने में, क्योंकि जगह में क्या बोला है, बी की जगह क्या रखने बोला है? 6 रखने बोला है, तो 6 रखते हैं। क्यों की जगह में पहला हम लेते हैं 0 क्या है? 0 लेते हैं। अब 0 लेते हैं तो 6q प्लस 6q क्या है? सम संख्या है, सम संख्या, ठीक है। ये पहला नंबर। अब दूसरा नंबर चल जाते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 लेते हैं। तो 6q प्लस 1 क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। आगे चल जाते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस में r के जगह में कर लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर में है। इसमें एक चीज ध्यान देना कि r के जगह हम पुट कर रहे हैं ये सबको, ठीक है, और ये सबको पुट कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6q प्लस 2 क्या है? सम संख्या है, ठीक है। आगे चौथा नंबर में देख लिया जाए, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस में 3 पुट कर देते हैं, 3 पुट करते हैं, तो 6q प्लस 3 क्या है? विषम संख्या है। आगे इधर ध्यान दीजिएगा, तो पांचवा नंबर में देख लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, b की जगह में क्या पुट करना है? 6 पुट करना है प्लस में। अब आगे लिखते हैं 4, ठीक है। तो 6q प्लस में 4 ये क्या है? सम संख्या, ठीक है। और छठा नंबर लिखते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस में 5। अब 6q प्लस में 5, तो ये क्या है? विषम संख्या है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है, क्या हो सकता है? 6q प्लस 1 ये विषम संख्या है, मतलब विषम पूर्णांक भी बोल सकते हैं, विषम संख्या, ठीक है। अब आगे बोल सकते हैं, इधर नीचे में चल जाएगा 6q प्लस 3, ये भी हो सकता है, और एक लास्ट आ जाता है 6q प्लस 5, ये भी हो सकता है। अब बोले कैसे न हुआ, ठीक है।
इतना सा आपको बताएं, अभी जितना भी क्वेश्चन आपको कराए हैं इन सभी को एक बार फिर से रिविजन कर लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर से पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं है जो यहाँ से पूछ सके। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।